तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माई एसक्यूएल के एक और कॉन्सेप्ट की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटाबेस यूजर और प्रिविलेजेस की। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब इस वीडियो में आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। वीडियो काफी बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और वहां पर ये डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब ये क्यों करना है सब आपको बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया है और अब मैं यहां पर अपनी क्वेरी लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा और यहां पर ये डेटाबेस है कंपनी अंडरस्कोर डेटाबेस के नाम से। तो यहां पर हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस हमने किया और इसका नाम हम दे देते हैं कंपनी अंडरस्कोर डेटाबेस। ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आप इस डेटाबेस को यूज कर लीजिए क्योंकि आपको इसके अंदर अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। तो यूज कर लिया हमने डेटाबेस को। अब ये डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है लेकिन अगर आप इसमें टेबल देखने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर अभी आपको कोई टेबल दिखाई नहीं देगी क्योंकि मैंने इसमें टेबल क्रिएट ही नहीं की। तो चलिए एक टेबल इसमें क्रिएट करते हैं। तो एम्प्लॉय के नाम की टेबल क्रिएट करने के लिए आप लोग को यहां पर ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। उसमें एम्प्लॉय आईडी रहेगा, नेम रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा, सैलरी रहेगा, हायरिंग डेट रहेगा और एम्प्लॉय एक्टिव है या नहीं है ये रहेगा, यानी एक बुलियन वैल्यू रहेगी। तो चलिए ये हम डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं और ये लीजिए हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और अब टेबल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर डेटा डाल देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, 10 लाइन का एक डेटा यहां पर ले लिया है और अब इसे हम लोग यहां पर इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर 10 लाइन का डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि इसका डेटा हम कॉल करते हैं और देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज नाम की टेबल को हम कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड आ चुका है। आप चेक कर सकते हैं ये हमारा रिकॉर्ड आपके सामने शो हो रहा है। दोस्तों हम एक और टेबल क्रिएट करने वाले हैं और उस टेबल का नाम रहेगा डिपार्टमेंट और इसमें इंट कॉलम यानी डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम रहेगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंट बेसिस पर चलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को यहां पर एक डिपार्टमेंट नेम का कॉलम मिलेगा। तो डिपार्टमेंट नेम का कॉलम और आईडी का कॉलम आपको इसमें क्रिएट करना होगा। तो चलिए ये क्रिएट कर लिया हमने। तो इस तरीके से हमने डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट कर लिया है। अब दोस्तों क्या करने वाले हैं हम, यहां तक का प्रोसेस तो पुराना ही था, आप लोग को आता होगा, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा नया है। अब दोस्तों हम ये करने वाले हैं कि हम किसी डेटाबेस को कॉपी करने वाले हैं, यानी एक डेटाबेस जो हमने कंपनी का डेटाबेस क्रिएट किया था, एम्प्लॉय का डेटाबेस क्रिएट किया था, उसे हम कॉपी करके एक नया डेटाबेस बनाने वाले हैं। तो पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूं यहां पर कि शो डेटाबेस। तो अब आप चेक करें यहां पर मेरे पास कंपनी अंडरस्कोर डीबी नाम से एक डेटाबेस है लेकिन उसके अलावा मेरे पास यहां पर कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो अब मैं यहां पर एक कॉपी डेटाबेस क्रिएट करूंगा और वो कॉपी इसी डेटाबेस की होगी जो कि कंपनी डेटाबेस मैंने यहां पे क्रिएट किया है। तो चलिए एक बार कॉपी क्रिएट करते हैं इस डीबी डेटाबेस की जो कि कंपनी नाम से है। तो वो कैसे होगी चलिए देखते हैं। और डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका वही है, आप लोगों को यहां पे डेटाबेस क्रिएट करना है और यहां लिख दिया डीबी। उसके बाद आपको यहां पे कॉपी नाम से डेटाबेस बनाना है तो आपने उसके आगे कॉपी लिख दिया है। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है लेकिन इसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो आप पुराने डेटाबेस से कॉपी करने वाले हैं, यानी इसके अंदर की जो टेबल्स आप बनाने वाले हैं, डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल, वो आपकी कंपनी डेटाबेस से आने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा कि आप कंपनी डेटाबेस से इंफॉर्मेशंस को कॉपी कर पाएंगे या टेबल्स को कॉपी कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को लिखना होगा क्रिएट टेबल। और टेबल कौन सी क्रिएट करनी है, यहां पर सबसे पहले आपको एम्प्लॉइज नाम की टेबल क्रिएट करनी है और एम्प्लॉय नाम की टेबल आपको क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टार फ्रॉम कंपनी डेटाबेस। अब कंपनी डेटाबेस का कौन सा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा ये भी आप बताइएगा। यहां पर आप लोग इतना काम नहीं कर सकते, यानी आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी डेटाबेस से कौन सा वाला टेबल सिलेक्ट करने वाले हैं जो इसके अंदर कॉपी होगा। तो यहां पर आप एम्प्लॉय टेबल सिलेक्ट करने वाले हैं जो आपका एम्प्लॉय की टेबल के अंदर कॉपी होने वाला है। तो बस इतना लिखना ही, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आपको यहां पर कंपनी की स्पेलिंग सही करनी होगी। तो यहां पर मैं कंपनी की स्पेलिंग सही कर देता हूं। अब दोस्तों यहां पर एक मैसेज आ रहा है कि आपका एम्प्लॉय का टेबल पहले से क्रिएट हो रखा है। बिल्कुल क्रिएट हो रखा है। वो क्यों? क्योंकि आपने अभी तक पुराने डेटाबेस को ही सिलेक्ट किया हुआ है। आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा कंपनी डेटाबेस को। तो यहां पर जो नया डेटाबेस है जो कि आपका कॉपी नाम से है उसे आप सिलेक्ट करिए सबसे पहले, और जैसे ही आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे अब आपकी क्वेरी रन कर जाएगी जो कि आप लोग की ये वाली क्वेरी थी। तो अब इसे रन कर सकते हैं और ये देखिए आप लोग की क्वेरी रन हो चुकी है और अब इसके अंदर आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। चलिए एक बार देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो यहां पर आप चेक करिए एम्प्लॉइज नाम की टेबल भी बन चुकी है और आपकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब दोस्तों हम डिपार्टमेंट वाली टेबल भी इसके अंदर कॉपी करके आपको दिखाते हैं कि डिपार्टमेंट वाली टेबल कॉपी करने के लिए आप लोगों को सिंपली उस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी टेबल आपको क्रिएट करनी है। तो यहां आप इसे रिमूव कर दीजिए और रिमूव करने के बाद आप यहां पे लिखिए कि डिपार्टमेंट नाम की टेबल्स आपको क्रिएट करनी है
और जो डेटा सिलेक्ट होगा वो डेटा आप लोग सिलेक्ट कहां से करेंगे, वो आप सिलेक्ट करेंगे कंपनी डेटाबेस से, और वहां पर भी आपको डिपार्टमेंट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने वहां से डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया और आपने इस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, और ये लीजिए टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दोनों टेबल इस डेटाबेस में क्रिएट हो चुकी है या नहीं। तो सबसे पहले शो टेबल्स की बात करते हैं। जैसे ही हम शो टेबल्स करेंगे तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके इस डेटाबेस के अंदर कंपनी डेटाबेस कॉपी नाम से जो टेबल था उसके अंदर दोनों डेटाबेस बन चुके हैं, यानी डिपार्टमेंट का भी और एम्प्लॉय नाम का भी टेबल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, हम टेबल में से डेटाबेस को ड्रॉप करने वाले हैं। तो सिंपल हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप करने का तरीका सिंपल है, ड्रॉप टेबल। और ड्रॉप टेबल कौन सी, मुझे डिपार्टमेंट नाम की टेबल को ड्रॉप करना है, तो मैं यहां पे ड्रॉप कर देता हूं डिपार्टमेंट नाम की टेबल को। तो सिंपल ये भी तरीका हो गया। अब अगर आप शो करेंगे टेबल तो आपको एक ही टेबल दिखाई देगी, चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना चाहिए, यहां पर इंसर्ट डेटा फ्रॉम अदर टेबल। अब ये क्या चीज है दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे पास दो टेबल है। तो सबसे पहले मैं यहां पर यूज करने वाला हूं कंपनी डीबी नाम की टेबल को। तो यूज करते हैं कंपनी अंडरस्कोर डीबी नाम की जो टेबल है उसे हम यूज करते हैं। अब आपको पता है कि जब आपने इसे यूज किया तो इसके अंदर आपके पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल है आपकी डिपार्टमेंट नाम की और एक टेबल है आपकी एम्प्लॉय नाम की। अब अगर आप एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर डेटा देखें तो एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर डेटा तो है आपके पास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज आप चेक करें तो इसके अंदर आपको डेटा मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर पहले से डेटा था। लेकिन अगर आप यहां पर डिपार्टमेंट नाम की टेबल चेक करें तो उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। लेट्स सी, आई विल शो यू। यहां पर सिलेक्ट करते हैं स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, और जैसे मैंने ये लिखा आप चेक करिए कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि इसमें डेटा तो मैंने कभी डाला ही नहीं था। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो डेटा है वो आपकी एम्प्लॉय वाली टेबल से निकलकर इस टेबल में आकर बन जाए। अब ये कैसे होगा, क्योंकि एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर डिपार्टमेंट के नेम नाम का एक कॉलम था और वो कॉलम मैं बनाना चाहता हूं अपने करंट कॉलम से, यानी इसमें जो कॉलम बना हुआ है डिपार्टमेंट का, इसमें से यूनिक डेटा निकालकर मैं उस कॉलम को क्रिएट करना चाहता हूं। ऐसा मेरा पर्पस है, समझ गए आप लोग। तो मैं क्या करना चाहता हूं, यूनिक डेटा निकालना चाहता हूं डिपार्टमेंट वाले कॉलम से, और वो कॉलम लेकर मैं अपने डिपार्टमेंट वाले टेबल को भरूंगा और उससे अपना डेटा क्रिएट करूंगा। ऐसा कैसे होगा चलिए देखते हैं। बहुत ही कमाल की टेक्निक है। तो इस टेक्निक को हम लोग, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहां पर लिखना होगा इंसर्ट इनटू। इनटू किस टेबल में हम इंसर्ट करने वाले हैं, हम लोग डिपार्टमेंट नाम की टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और हम कौन से कॉलम में डेटा इंसर्ट करने वाले हैं ये हमें बताना पड़ेगा। तो हम यहां पर डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। तो हम यहां लिखेंगे डिपार्टमेंट नेम, और डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम के अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे ये हमें बताना होगा। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, यानी जो भी डिपार्टमेंट होगा उसकी एक यूनिक लिस्ट आपके पास यहां पर आ जानी चाहिए। और किस टेबल से करना है, एम्प्लॉय टेबल से करना है। तो यहां पर आप एम्प्लॉय लिखेंगे, और यहां पर एक बात और बताएंगे, वेयर जहां पर डिपार्टमेंट नल ना हो, इज नॉट नल। तो डिपार्टमेंट इज नॉट नल आपको लिखना पड़ेगा, यानी जहां पर भी डिपार्टमेंट ब्लैंक ना हो वो वाला डिपार्टमेंट कॉपी करो और उसकी एक डिस्टिंक्ट लिस्ट बनाकर आप इस टेबल को क्रिएट कर दो। दैट्स इट, इतना ही कहना है मेरे को। और एंटर प्रेस करते ही आप चेक करिए आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब कमाल की टेक्निक ये है कि अगर आप चेक करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वाली टेबल को, तो आप चेक कर पाएंगे कि डिपार्टमेंट वाली टेबल के अंदर डेटा आ चुका है, और ये डेटा हमने पुरानी टेबल से क्रिएट किया है ना अमेजिंग। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ नए कॉन्सेप्ट की। दोस्तों अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल आप लोगों ने किया तो होगा, लेकिन क्या अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया है कि आप अपडेट करेंगे विदाउट वेयर क्लॉज। जी हां, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, पर ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग अपडेट लिखते हैं, और अपडेट क्वेरी को लिखने के बाद एम्प्लॉय टेबल को आप भरना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई कॉलम क्रिएट किया था और उसके अंदर आप डेटा डालना भूल गए थे और उसमें सेम ही डेटा आना है सभी का। तो यहां पर अपडेट एम्प्लॉय लिखे और उसके बाद आपको सेट करना है डिपार्टमेंट। अब सेट कर रहे हैं एक साथ डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट की जगह आप डाल रहे हैं अननोन। दैट्स इट, आपने क्या किया, डिपार्टमेंट को अननोन डाल दिया। उसके बाद अब देखिए ये क्वेरी चल गई है। और अगर आप अब चेक करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, और जैसे ही आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय चेक किया तो अब आप चेक करिए कि आपको एक कॉलम क्रिएट हुआ मिल गया है जिसके अंदर डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर अननोन डेटा एंटर हो चुका है। इसमें वेयर क्लॉज का यूज किए बिना मैंने ये काम कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है यूजर मैनेजमेंट। अब यूजर मैनेजमेंट बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप यहां पर कोई भी यूजर बनाते हैं। अब यूजर बनाना ही क्यों है दोस्तों, यूजर को बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप सिक्योरिटी पर्पस से अपना सारा डेटा उसे एक्सेस नहीं देना चाहते, लिमिटेड डेटा ही देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो यूजर जो भी आपके डेटाबेस में आए वो सिर्फ सिलेक्ट कर पाए, इंसर्ट कर पाए, डेटा को सिर्फ वॉच कर पाए और ना डिलीट कर पाए ना अपडेट कर पाए। तो इससे आप इस यूजर को स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक प्रिविलेजेस दे सकते हैं, बाकी सारे प्रिविलेजेस से उसे हटा सकते हैं। ये काफी कमाल का कॉन्सेप्ट है।
और अपने हाथ में कंट्रोल लेना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम लोग यूजर्स को क्रिएट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी के पर्पज से भी यूजर का क्रिएशन बहुत जरूरी होता है, ताकि आप कोई भी डेटा एक्सीडेंटली डिलीट ना हो आपसे और कोई गलती के चांसेस ना हो। मल्टी एप्लीकेशन सपोर्ट्स के लिए भी आप लोगों को कई एप्लीकेशंस में डेटा को फैच करना पड़ता है, तो इसके लिए भी यूजर का क्रिएशन बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि कभी भी किसी भी टाइम वो यूजर को लॉक कर सकता है, यूजर को अनलॉक कर सकता है, या यूजर के को रिवोक करके या उसे ड्रॉप कर सकता है किसी भी टाइम। बिना डेटाबेस को शट डाउन किए आप यूजर को किसी भी टाइम हटा सकते हैं। तो ये काफी फ्लेक्सिबल पॉइंट है, आप लोग को यूज जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इस यूजर वाले पॉइंट को एक बार सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूजर क्रिएट कैसे होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं, तो यहां लिखेंगे क्रिएट यूजर। यहां पर एक यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर क्रिएट करने के लिए आप लोग को लिखना होगा क्रिएट यूजर, का नाम हम दे देंगे यहां पर अभिषेक। और अब इस यूजर को हम कहां पर क्रिएट करने वाले हैं, लोकल होस्ट में, तो यहां पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। उसके बाद हम लोग यहां पर इस यूजर को आइडेंटिफाई करेंगे एक पासवर्ड के थ्रू। तो यहां पर हमने आइडेंटिफाइड किया इस यूजर को पासवर्ड के थ्रू, और पासवर्ड स्ट्रांग रखना है, बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रांग पासवर्ड रखें। तो यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 रख दिया है पासवर्ड। उसके बाद यहां पर ये यूजर क्रिएट हो जाएगा। तो ये यूजर इस तरीके से क्रिएट होता है। दोस्तों यहां पर अगर आप लोकल होस्ट के अलावा अपने सारे सर्वर्स, हो सकता है आपके पास लोकल होस्ट के अलावा आपके सिस्टम के सर्वर के अलावा बहुत सारे सर्वर्स हो और आप सभी जगह पर वो यूजर क्रिएट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली एक काम करना है, आपको लोकल होस्ट टाइप नहीं करना है, आपको यहां पर आपको परसेंटेज टाइप कर देना है। और आप चाहते हैं कि अपनी सारी की सारी मशीन्स के अंदर आपका एक यूजर क्रिएट हो जाए। यहां पर लेट सपोज मैं अभी नाम से एक यूजर अपनी सारी मशीन्स में चाहता हूं क्रिएट हो जाए, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आपकी सारी मशीन्स में एक यूजर क्रिएट हो जाए, इसलिए आप लोग को परसेंटेज यहां पे स्पेसिफाई करना है। तो इस तरीके से ये यूजर आपकी सारी मशीन्स में क्रिएट हो जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे यूजर्स कितने हैं, तो हम यहां लिखेंगे सिलेक्ट यूजर्स कॉमा होस्ट। मैं दोनों चीजें देखना चाहता हूं, यूजर कॉमा होस्ट फ्रॉम mysql.user। तो यहां से अब आपको यूजर की लिस्ट दिखाई देगी जो भी आपके सिस्टम में यूजर क्रिएट हुए हैं। अब दोस्तों मैं चाहता हूं इन यूजर्स को मैं अपनी अथॉरिटी प्रोवाइड करूं, और अथॉरिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो इससे होगा ये कि स्पेसिफिक अथॉरिटी मिलने की वजह से ये यूजर फालतू का काम नहीं कर पाएंगे और सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो इन्हें अलॉटेड हो। तो हमें अब इन्हें ग्रांट करना होगा परमिशन, तो हम इनको अलग अलग अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमें ग्रांट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहां पर ग्रांट का यूज कर रहा हूं और मैंने लिखा ग्रांट। अब ग्रांट क्या करना है मुझे, यहां पर मैं उसे बताऊंगा। उस यूजर को मुझे सिलेक्ट करना, क्वेरी उसे प्रोवाइड करनी है, साथ में वो इंसर्ट कर सकता है, बस ये दो काम वो कर सकता है। इसलिए मैंने उसे दो अथॉरिटी दी है, ना उसे डिलीट की अथॉरिटी दी है, ना उसे अपडेट की अथॉरिटी दी है। मैंने सिर्फ दो ही अथॉरिटी उस यूजर को दी है। और किस डेटाबेस पे दी है, तो यहां पर मैं वो डेटाबेस बता दूंगा। जैसे मुझे कंपनी डेटाबेस के साथ देनी है तो कंपनी डीबी डॉट, अब कंपनी डीबी के अंदर आपको किस टेबल के साथ उसे अथॉरिटी देनी है वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट यहां पर मैं चाहता हूं कि सारी की सारी टेबल्स के साथ उसे अथॉरिटी मिल जाए। तो जितनी भी टेबल्स कंपनी डेटाबेस के अंदर क्रिएट होंगी उन सभी पर अथॉरिटी मिल जाए, तो वो काम कर पाएगा। तो अब यहां पर स्टार लगा दिया, उसके बाद आप लोग यहां लिखेंगे टू, किस यूजर को अलॉट करना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर वो यूजर है अभिषेक जिसे मैं अलॉट करना चाहता हूं, और उसके बाद यहां पर टेस्ट कर देंगे लोकल होस्ट। होस्ट का नाम रख दिया, और होस्ट के नाम को देने के बाद अब आप देखिए यहां पर उसको अथॉरिटी मिल चुकी है। अब दोस्तों अथॉरिटी मिलने के बाद आपको एक और स्टेप करना बहुत जरूरी है। वो स्टेप है फ्लश प्रिविलेजेस करने का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्लश प्रिविलेजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई भी चेंजेस अपने डेटाबेस में इनिशियली करते हैं तो यूजर के द्वारा जो भी चेंजेस किया गया होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। यानी हम चाहते हैं कि हमारे वो चेंजेस जो हमने यूजर से करवाए थे वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली मेरे मेन डेटाबेस में हो जाए, वरना मुझे इसे मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि फ्लश प्रिविलेजेस हो जाएं, यानी जो हमारे प्रिविलेजेस जो मैंने यूजर्स को दिए, जैसे उसे इंसर्ट करने का राइट दिया है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो इंसर्ट यूजर करेगा वो इंसर्ट मेरे डेटाबेस के अंदर भी हो जाए, यानी एडमिन वाले डेटाबेस के अंदर भी ऑटोमेटिक हो जाए। इसके लिए मुझे फ्लश प्रिविलेजेस ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप फ्लश प्रिविलेजेस जरूर करें। अब दोस्तों ये देखना चाहते हैं कि आपने यूजर को क्या क्या अथॉरिटी प्रोवाइड की है, तो यहां पर आप शो ग्रांट्स लिखेंगे और उस यूजर का नाम लिखेंगे कि आपने इस यूजर को क्या क्या अथॉरिटी प्रोवाइड की है। तो इस यूजर को आपने लोकल होस्ट यूजर को देख लिया, और अब देखिए इस यूजर को जो जो अथॉरिटी आपने प्रोवाइड की थी वो सारी अथॉरिटी आपके सामने आ रही है इस तरीके से। अब हमें अगर स्पेसिफिक यूजर सिलेक्ट करना है अपने डेटाबेस से, तो आपको याद होगा मैंने ऊपर एक क्वेरी लिखी थी सिलेक्ट यूजर होस्ट फ्रॉम mysql.user।
बट यहां पर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक यूजर सिलेक्ट हो, तो यहां पे आप लिख सकते हैं सिलेक्ट यूजर कॉमा होस्ट फ्रॉम MySQL यूजर वेयर। अब यहां पर वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे और यहां पे लिख देंगे वेयर यूजर इज इक्वल्स टू आप लोगों का अभिषेक। तो जहां पर यूजर हो वो दिखाइए क्या उसका नाम था और क्या उसका होस्ट था, क्या ऐसा कोई यूजर है। तो अब आप चेक करिए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो यूजर दिखाई दे रहा है जो आपके स्पेसिफिक डेटाबेस में है। अब दोस्तों इन यूजर्स को आप चेक कैसे करेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस यूजर को चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अब अगर मैं यूजर्स को चेक करना चाहता हूं, यूजर से अपने डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता हूं, यहां लिखना पड़ेगा MySQL और MySQL लिखने के बाद -u यूजर। यूजर कौन सा है? यूजर रूट है? नहीं, यूजर अभिषेक है। और अभिषेक का पासवर्ड क्या है? तो यहां पर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। और अभी आप देखिए मैंने पासवर्ड डाला था 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये यूजर खुल चुका है। अब इस यूजर के अंदर एक बार डेटाबेस आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको चेक कराऊंगा कि इसके अंदर काम हो पा रहा है या नहीं। तो आप देखिए इस यूजर के अंदर सिर्फ एक ही डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा है, कंपनी डीबी नाम से, है ना। और अगर इस यूजर के अंदर मैं डिलीट की कोई अथॉरिटी यूज करके देखता हूं तो क्या वो अलाउ करेगा? तो आप देखें इसमें डिलीट वाली, तो आप चेक करिए मैंने यहां पर डिलीट करने की कोशिश की है। अब आप चेक करिए, पहले यूज करना पड़ेगा, तो यूज कंपनी डीबी हमने यूज कर लिया और जैसे ही हमने डेटाबेस यूज किया उसके बाद मैं डिलीट वाली क्वेरी चला रहा हूं तो देखिए डिनाई कर दिया मुझे परमिशन। क्यों? क्योंकि मुझे ये अथॉरिटी नहीं है। लेकिन मुझे इंसर्ट की अथॉरिटी दी गई थी, तो मैं एक बार इंसर्ट करके आपको दिखाता हूं। तो अब आप चेक करें मैंने इंसर्ट कर दिया है, लेकिन इंसर्ट वाली अथॉरिटी मेरे को प्रोवाइडेड है, इस वजह से इंसर्ट हो भी गया है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज वाला डेटाबेस मैंने देखा। तो आप चेक करिए यहां पर लास्ट एक यूजर क्रिएट हो चुका है टेस्ट यूजर नाम से, जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया था। अब दोस्तों अगर आप यूजर्स को इंडिविजुअली अलॉट करना चाहते हैं अथॉरिटी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहां पर आपको हर डेटाबेस की अथॉरिटी इंडिविजुअली देनी है तो आप इंडिविजुअली दे सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक साथ भी अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे यूजर्स को एक साथ ये अथॉरिटी प्रोवाइड हो जाए, तो सारे डेटाबेस की अथॉरिटी देने के लिए मुझे यहां पर सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन, जिस यूजर को जिस डेटाबेस की अथॉरिटी देनी थी, अब यूजर को बताया नहीं मैंने कौन सा डेटाबेस, तो यहां पर मैंने लिखा डॉट। डॉट का मतलब है सारे डेटाबेस जितने भी इसके अंदर क्रिएट हों। तो अब आप चेक करिए, अब यूजर को सारे के सारे डेटाबेस का एक्सेस मिल चुका है। तो अगर हम चेक करें तो यूजर को शो ग्रांट्स एक बार चेक करते हैं कि हमने यूजर को कौन कौन से डेटाबेस का एक्सेस दिया है। तो अब आप देख सकते हैं यूजर को सारे के सारे डेटाबेस का एक्सेस मिल चुका है। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, मैं माई यूजर क्लिक करता हूं, MySQL लिखता हूं, डैश लिखता हूं यू और यहां पे अभिषेक टाइप कर देता हूं। उसके बाद डैश लिखा, पी एंटर किया, पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, एंटर प्रेस किया और अब यहां पर आपको मैं शो डेटाबेस दिखाने वाला हूं। तो अब आप चेक करिए आपके सारे के सारे डेटाबेस जो आपके मेन डेटाबेस में थे वो सारे यहां पर आ चुके हैं। उसके अलावा अगर आप यूजर को ऑल्टर करना चाहते हैं तो आप यूजर को ऑल्टर भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? ऑल्टर यूजर। तो ऑल्टर यूजर लिखना पड़ेगा ऑल्टर यूजर के लिए, ऑल्टर यूजर। उसके बाद आपको उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको ऑल्टर करनी है, उस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, तो उस यूजर का पासवर्ड इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए यूजर का पासवर्ड चेंज हो चुका है, न्यू पासवर्ड 1 2 3 में। तो इस तरीके से आप यूजर का पासवर्ड ऑल्टर क्वेरी की मदद से चेंज कर सकते हैं। किसी यूजर को आपको लॉक करना है तो लॉक करने का भी एक तरीका है। आप इस यूजर को लॉक करना चाहते हैं तो यहां पर अगर यूजर को लॉक करना है तो आप यूजर को लॉक करने के लिए ये वाली क्वेरी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका यूजर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और सेम अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो जहां पर आपने लॉक लिखा था वहां पर आपको अनलॉक लिख देना है, बस आपका यूजर अनलॉक हो जाएगा। अगर यूजर को आपको एक स्पेसिफिक परमिशन से रिवोक करना है तो यहां पर आप रिवोक क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं मान लीजिए उस यूजर को स्पेसिफिक क्वेरी से रिमूव करना चाहता हूं, यानी मैं उसे सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट में से डिलीट वाली जो ऑप्शन है नहीं देना चाहता, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा रिवोक डिलीट ऑन कंपनी डेटाबेस। और कंपनी डेटाबेस में से मैं इसको ये वाली जो अथॉरिटी है वो प्रोवाइड नहीं करना चाहता, या मैं कंपनी डेटाबेस नहीं बोलता, मैं कहता हूं सारे के सारे डेटाबेस में से। तो सारे डेटाबेस में से मैं ये अथॉरिटी डिलीट करना चाहता हूं तो मेरे को यहां पे लिखना होगा इस तरीके से। आप देखिए सारे डेटाबेस में से ये अथॉरिटी डिलीट हो चुकी है, यानी डिलीट वाला ऑप्शन अब आपके किसी भी डेटाबेस में आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आप शो ग्रांट्स देखें तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर अब आपको डिलीट नाम का ऑपरेशन परफॉर्म करने का राइट नहीं है। आई थिंक अब आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल चुका होगा और आपको यूजर से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बात करेंगे एक और नए कंसेंट की। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।